एक बड़ा करेक्शन है। सबके मतलब मन में यही फियर है कि सिल्वर ऐसी कमोडिटी है, जब 1979 में ये बढ़ी तो उसने 90% का फॉल देखा, जब 2011 में ये कमोडिटी बढ़ी तो उसने 70% का फॉल देखा। अब 2025 में जब ये कमोडिटी बढ़ी है तो क्या 2026 में क्या यहाँ पे 40-50% का फॉल आएगा, या फिर अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, ये वेबिनार मैं इस पे ही रख रही हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पीपीटी बनाया है ताकि हम एक यहाँ पे ओवरऑल कंपैरिजन कर पाए एसेट क्लास का, और इसके साथ हम ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे बढ़े कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, और कैसे आपको यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए मार्केट में, क्या इस हायर प्राइस पे लेना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एक करेक्शन के लिए। राहुल, होप सो ये स्लाइड्स विजिबल होंगे। हाँ जी, विजिबल है मैम, विजिबल है। ओके, जी। डन। तो सबसे बड़ी बात है कि ये आज ऐसे एसेट क्लास की बात हो रही है, गोल्ड और सिल्वर, जिसको खरीदने के लिए यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक्स भी हैं, ज्वेलर्स भी हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो भी उन्हें उन्हें भी चाहिए ये, और रिटेलर्स को भी चाहिए, ईटीएफ बायर्स को भी चाहिए। तो एक ऐसा ट्रेडिशनल एसेट क्लास जो कि ट्रेडिशनली तो हम यहाँ पे खरीद ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इंडस्ट्री भी खरीद रही है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रही है। तो क्या है टर्नओवर, अगर सिर्फ गोल्ड का हम यहाँ पे ले ले, कुछ दिन पहले बड़ी न्यूज आई थी कि एनवीडिया 4 ट्रिलियन की हो गई है और ये कई इकोनॉमी से बड़ी है, लेकिन जब हम गोल्ड का टर्नओवर देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड हमारे पास जितना गोल्ड है वो $31 ट्रिलियन का है। और एनवीडिया और बाकी जो हम देखते हैं फिर ये 4 ट्रिलियन पे आते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड नंबर में आप गैप देखते हैं ना, ये मैसिव गैप है यहाँ पे। अब आप सिल्वर की तरफ बढ़ेंगे, जो दूसरा प्रेशियस मेटल है, उसका जो टर्नओवर है ये $3.9 ट्रिलियन है। और इस बार चमक कम हुई है 2025 में है, वो है क्रिप्टोज की। क्रिप्टोज की ऐसी मतलब यहाँ पे धूम थी, मैं कह सकती हूँ कि इतना ज्यादा क्रेज था क्रिप्टोज का कि क्रिप्टोज ने बहुत मतलब मल्टीपल फोल्ड यहाँ पे रिटर्न्स किए थे। साथ में बहुत लोग क्रिप्टोज में आए थे, चाहे ये अलाउड हो सेबी से या ना हो। अब ये क्रिप्टोज का जो टर्नओवर है जो इतनी तेजी से बढ़ा, वहां पे $1.78 ट्रिलियन का है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आपको देखना होगा कि एसेट क्लास ने इस बार परफॉर्म कैसा करा है। एसेट क्लास में अभी तक जब मैं यहाँ पे वेबिनार देती थी तो मैं ये स्लाइड जरूर रखती हूँ ताकि आपको एक स्लाइड में पूरी ही एसेट क्लास का एक अंदाजा हो जाए। सबसे पहले ये बीडीआई आता था, हमेशा बाल्टिक ड्राई इंडेक्स होता है जी, शिपिंग इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे तो गिरावट आ गई ईयर एंड में, क्योंकि ईयर एंड में एक होता है कि करेक्शन आता है, लॉग बुक यहाँ पे क्लोज होती है, हेज फंड्स अपने पोजीशंस को वाइंड अप करते हैं। इसका कुछ भी असर नहीं दिखा सिल्वर पे और गोल्ड पे। और यही खास बात है कॉपर में, जो ईयर एंड वो कर रहे हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड हाई लगा के, ऐसा नहीं कि उन्होंने रिकॉर्ड हाई लगाया और ये कमोडिटीज अब स्लिप होके प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे बंद हो रही है, और इसने अपना प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज जो है वो गिव अप किया है। हालांकि अभी ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब 2025 को खत्म होने में 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन ही बस यहाँ पे बाकी रह गए हैं। तो नो डाउट सिल्वर यहाँ पे किंग ऑफ द पोर्टफोलियो है, और ये 142% का रिटर्न दे चुका है, जबकि ये कॉमिक्स के प्राइसेस है। अगर आप इसको एमसीएक्स से तुलना करेंगे तो इसका जो रिटर्न है ये 150% है। अगर गोल्ड की रिटर्न आप लेते हैं तो 70% है। गोल्डमैन सैक अगेन ये कमोडिटी का इंडेक्स है, इसका जो रिटर्न है 57% है, कॉपर 37%। इसके बाद आपको यहाँ पे पांचवें छठे नंबर पे बोवेस्पा दिखता है जो ब्राजील का इंडेक्स है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला 5 ऐसे क्लास में जो रिटर्न दे रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कमोडिटीज। तो ये जो साल है ये कमोडिटी का रहा है, और काफी सारे जो इक्विटी प्लेयर्स थे वो कमोडिटी में यहाँ पे शिफ्ट होते हुए नजर आए। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो अपना S&P 500 है यूएस का, वहां पे 16% का रिटर्न है, डाउजोन्स का 13% रिटर्न है, निफ्टी यहाँ पे 10% के रिटर्न के साथ है। और इसी कमोडिटी क्लासेस में आपको क्रूड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो है आपको 18-19% का। प्लस आपको बिटकॉइन में भी देखेंगे कि नेगेटिव रिटर्न है। आप बोलेंगे कि मैंने बिटकॉइन की 2 बार यहाँ पे चर्चा करी है, बिटकॉइन क्यों बीच में आया? क्योंकि ये जब हम देखते हैं ना, ये राइवल्स होते हैं बिटकॉइन और गोल्ड। जो रीसेंट ट्रेंड देखा गया है उसमें ये देखा गया है, जब भी बिटकॉइन में आपको बाइंग आएगी तो गोल्ड से पैसा जाता है, जब बिटकॉइन में सेलिंग आती है तो गोल्ड में पैसा आता है। यानी कि ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट बन गए हुए हैं एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। अब आपको देखा जाए कि कितनी क्विक मूव आई है यहाँ पे, तो आपको ये जानना जरूरी होगा, जब 20 से 30 डॉलर चांदी आई थी, जब $10 का मतलब की मूव आना था, इसके लिए इसने 145 डेज लिए, 30 to 40 में भी 145 डेज लिए, 40 to 50 में अगेन इसने सबसे कम 39 डेज लिए थे। लेकिन अब जब चांदी यहाँ पे 2025 में 40 से 50
वो 39 डेज में आई, 50 से 60 12 डेज में आई, और $60 to $70 का जो मूव है ये सिर्फ 13 डेज में आया है। और इस हफ्ते चांदी की मूव यहाँ पे 10% है, तो इसे आप यहाँ पे भुना सकते हैं। लेकिन अब चांदी को लोग बोलने लगे हैं कि स्पेकुलेटिव है और इसमें बहुत मेजर रिटर्न आ गया है, अब सब स्पेकुलेशन, इसके बाद तो इसमें मेजर क्रैश आएगा। जब आप चांदी को थोड़े लॉन्ग टर्म पे देखिएगा ना, तो आपको चांदी बहुत बड़ा रन नहीं दिखा रहा है। अब जब 2005 में गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड यहाँ पे 5,000 की कमोडिटी हुआ करती थी, अब वो यहाँ पे 140 हो गई है, 1.4 लाख हो गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने 2005 में भी निगेटिव रिटर्न दिया 10% का। इसके बाद इसने 2012 से लेके 16 इतने लंबे टाइम पीरियड तक इसने निगेटिव रिटर्न दिया, यानी कि 5 साल तक चांदी निगेटिव रिटर्न दी। फिर आपको 2019 में निगेटिव रिटर्न रहा, फिर यहाँ निगेटिव रिटर्न रहा। तो मोर ओवर यहाँ पे चांदी काफी सालों से एक दायरे में बंद थी और इंडस्ट्रियल डिमांड इसके धीरे 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 निकल रहे थे, लेकिन सप्लाई साइड था। अब जैसे ही सप्लाई साइड यहाँ पे डेफिसिट होने लगा, अब आप बोलेंगे सप्लाई साइड डेफिसिट क्यों हुआ, माइंस के प्रोडक्शन से तो होते हैं। तो माइंस के प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन ये एक बड़ी खास कमोडिटी है जिसका अपना माइंस सिर्फ 30% है, बाकी 70% जो है दूसरे माइंस का बाई प्रोडक्ट होता है। कॉपर माइंस है, उसमें थोड़ा चांदी निकल गया, बॉक्साइट का है, थोड़ा चांदी निकल गई, जिंक का माइंस है, थोड़ी सी चांदी निकल गई। तो ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट ये सिर्फ 30% माइंस में है, जिसकी वजह से हम लोगों ने चांदी में हम लोगों ने लगातार 5वें साल डेफिसिट आता हुआ देखा सप्लाई साइड में, और डिमांड इसकी रिकॉर्ड हाई पे है। अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो अब लोग बोल रहे हैं कि चांदी का बुल साइकिल अब खत्म है और गोल्ड का बुल साइकिल खत्म है, क्योंकि अब ये जो कमोडिटी है ये $3,200 की कमोडिटी अब $4,500 आ चुकी है। लेकिन जब इसने पहली रैली यहाँ से ली थी 70 से 79 में, कितने यहाँ पे रीजंस थे। इन्फ्लेशन था, कंट्रोल, यहाँ पे सेंट्रल बैंक गोल्ड ले रहे थे। इसके बाद आपको नई गोल्ड डिस्कवरीज नहीं हो रही थी और गोल्ड प्रोडक्शन गिरा था। ये सिर्फ 3-4 कारण थे जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ा। हम सेकेंड लेग में आते हैं 2000 से लेके 2009 वाले में, तो क्या था, गोल्ड और S&P रेशियो था वो हिस्टोरिकली लो था। इसके बाद चाइना ने यहाँ पे कमोडिटीज खरीदना शुरू किया था और गोल्ड प्रोडक्शन कम था। इसके साथ सेकेंड रैली आई और फिर एक कंसोलिडेशन आ गया काफी लंबा, और इसके बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेशन गोल्ड में आया काफी लंबा। अब जब इस बार गोल्ड ने बढ़ा है तो गोल्ड में देखिए कितने सारे रीजंस हैं। यहाँ पे सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है, गवर्नमेंट का डेट रिकॉर्ड हाई पे है। फिर आप देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, राइजिंग आपको मतलब डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड है, यानी कि डी डॉलराइजेशन भी हो रहे हैं यहाँ पे। तो डॉलर को बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एक ट्रेड थ्रेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन है, न्यू गोल्ड डिस्कवरीज यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गई है, गोल्ड का प्रोडक्शन भी गिर रहा है। चांदी की बात तुम कर रहे हैं कि चांदी की प्रोडक्शन नहीं हो रही, कम हो रही, लेकिन गोल्ड का प्रोडक्शन भी साथ साथ में गिर रहा है। तो इतनी चीजों के साथ यहाँ पे गोल्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। ये स्लाइड में बाद में यहाँ पे बात करना चाहूंगी। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि ये जो सुपर साइकिल है, भले ही यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन साइड आपको देखने को मिले, और वो डाउन साइड को मैं बड़ा हेल्दी डाउन साइड मानूंगी। अगर कोई चीज 150% यहाँ पे बढ़ रही है और आपको वहां से 10-15% का भी डाउन साइड दिखाती है, तो आप मान लीजिए कि आइडियली आपको एक बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है एंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो साइकिल है ये अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं। 5 इयर्स के डेफिसिट में हम जा चुके हैं। डेफिसिट कितना है, यानी कि आपके पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और ये डेफिसिट कितना है, 118 मिलियन आउंस है, मतलब ये मिलियंस में बात हो रही है। दूसरी चीज ये है कि क्या खास हुआ है इस बार 2025 में चांदी के साथ, चांदी जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स हो गई है, यानी कि बड़े इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूजेस में यूज की जाती है। तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गई, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका प्रभाव ये होगा कि जितनी भी, जैसे आपने देखा होगा चांदी के दाम जैसे ही बढ़े थे ना, यूएस ने सबसे पहले यहाँ पे बोला था कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है, अब हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर नहीं देंगे। इसके 3 दिन बाद ही, चाइना ने ज्यादा टाइम नहीं लिया, चाइना ने भी यहाँ पे बोल दिया कि ये क्रिटिकल मिनरल्स है, हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि चाइना जो सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चांदी का, उसने मना कर दिया कि हम चांदी यहाँ नहीं देंगे। इससे क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम इन्वेंट्रीज का भी यहाँ पे लीज रेट काफी ज्यादा बढ़ गया 50%, और यहाँ पे बहुत ज्यादा फियर आ गया कि जो फिजिकल चांदी है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस बार फिजिकल वर्सेस पेपर चांदी का मतलब इस बार वो था। तो जितने मतलब ट्रेड्स लिए जा रहे थे, इसकी वजह से चांदी फिजिकल अवेलेबल नहीं थी, और यही कारण था अक्टूबर नवंबर महीने में ईटीएफ बाइंग में हॉल्ट आया था, क्योंकि ईटीएफ जितनी यहाँ पे लोग खरीद रहे थे वो यहाँ पे बैकअप में गोल्ड नहीं रख पाने की जो रिस्क था, इसकी वजह से न्यू ईटीएफ बाइंग यहाँ पे बंद हुई थी। अब एक चीज और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है
कि अब ये बैंकिंग कोलेटरल की तरह यूज होगा। बैंकिंग कोलेटरल का क्या मतलब, आपको जब कोई बिजनेस शुरू करना होता था या आपका मतलब भगवान न करे कोई बुरा टाइम आता था, तो हम क्या करते थे कि गोल्ड को प्लेज करते थे, उसके बिहाफ पे हम पैसे लेते थे, लोन। अब आप 2026 में के बाद आप चांदी में भी 2026 से अब आप चांदी को भी कोलैटरल रख के आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो एक कमोडिटी जो अभी ट्रेडिशनल उसके लिए जानी जाती थी, उसका इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ गया, उसका क्रिटिकल मिनरल्स को भी आपने बता दिया, उसमें सेंट्रल बैंक्स ने भी बाइंग शुरू कर दी। अब उसको लेके आरबीआई कह रही है कि ठीक है, अब इसके बिहाफ पे आप यहाँ पे लोन भी ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं अचानक से, तो ये मार्केट जो है बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अब आपको लगेगा कि इंडस्ट्रियल यूजेस बढ़ी होंगी तो कितनी, तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि यहाँ से फोटोवोल्टाइक में कितनी यूजेस बढ़ी हैं चांदी की। और अगर अदर इंडस्ट्रियल यूजेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है इसका जो ग्राफ है ये हायर साइड जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि ईवीज में यहाँ पे यूज होता है चांदी। क्या आप जानते हैं कि चांदी कितनी यूज होती है और कितने ईवीज यहाँ पे बन रहे हैं? जब आप ईवीज की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ईवीज में इंटरनल इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें 50 से 25 ग्राम की चांदी जो है वो भी यहाँ पे बढ़ी है और वो यूज हो रही है, और इससे बहुत ज्यादा जो डिमांड है वो निकल के आने वाला है। जबकि अब ये मैं हाइब्रिड कार्स के बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे कितना अंदाजा है हाइब्रिड कार्स बनने की और ईवी बनने की, ये इस रेशियो के साथ यहाँ पे बढ़ेगा 2031 तक। यानी कि जितने भी देश है वो यहाँ पे ईवीज में आना चाह रहे हैं। अब आपको बोलेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे जो फोरकास्ट है इसका ईवी का हाइब्रिड का, ये बहुत ज्यादा हायर साइड जा रहा है। तो चांदी के जो मतलब डिमांड है वो यहाँ पे आपको बढ़ती रहेगी। और दूसरी चीज है कि जब ईवीज बढ़ती हैं तो आपको एक चीज भी पता होना चाहिए कि जब उसके जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसमें भी सिल्वर का यूज होता है, उनके वायर्स को ठंडा रखने के लिए, या डेटा सेंटर में भी यूज होता है उनके वायर्स को ठंडा रखने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशन कैसे बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे, इसका यहाँ पे कोई मतलब की अंत अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। अब जब आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं, एक टूल होता है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या बोलते हैं, गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। यानी कि आपको बाहर में गोल्ड सपोज आ रहा है $4500 और अपनी चांदी आ रही है लगभग $70, तो 4500 डिवाइडेड बाई $70, इस तरीके से हम निकालते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। हायर साइड यहाँ पे 2025 में ये गया हुआ था 106.64, यानी कि 107:1, यानी कि मतलब कि उतने ही उसमें आप 160 टाइम्स आप गोल्ड को खरीद सकते हैं, जो रेशियो है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रेशियो है ये इंप्रूव होके कितना पे आया, 68.42 के भी लेवल से नीचे आके ये 62.24 आया। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि लगातार 3 क्वार्टर से चांदी जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रही है। लेकिन क्या चांदी 2026 में भी आउट परफॉर्म करेगी? तो जो फिबोनाकी है ये बता रहा है कि चांदी गोल्ड को 2026 में भी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि नेक्स्ट फिबोनाची पे लेवल बन रहा है ये है 54.65 और इसके बाद है 32.34। तो फिलहाल हम यहाँ पे 54.64 को लेके चलते हैं। इसके हिसाब से चांदी की तेजी जो है वो गोल्ड से यहाँ पे ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे है कि ये बढ़ेगा क्यों और गोल्ड यहाँ पे अब क्यों बढ़ेगा? अब बढ़ने का मतलब है कि अब 2025 तो बीत गया, इसके रीजंस को हम यहाँ पे अभी नहीं वो कर सकते हैं। अब कैसे बढ़ेगा? तो अब 26 में आपको जो जनवरी 26 आ रहा है इसमें ही यहाँ पे उम्मीद है कि एक रेट कट अभी यहाँ पे और हो सकता है। और रेट कट क्यों होगा? क्योंकि अब फेड के चेयरमैन बदलने जा रहे हैं और इस बारी केविन जो है वो केविन बनने वाले हैं फेड के चेयरमैन, ऐसा यहाँ पे उम्मीद है। और ट्रंप ने यही बोला है, और केविन जो है वो एग्रेशन के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट कट के साथ गोल्ड बढ़ता है। और इस पे एक बहुत बड़ा रीजन है कि गोल्ड को बढ़ना चाहिए। और कितना टारगेट है? 1%, और अभी इंटरेस्ट रेट कितना है? 3.7%। तो अगर 1% तक अगर आता है तो आप समझ जाइए कि गोल्ड को बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे बढ़ने का। अच्छा, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो रशिया यूक्रेन वॉर वो सब तो 2022 से चल रहा है। नया भी यहाँ पे जो वॉर्स है वो यहाँ पे शुरू हो गया है, शेडो वॉर जिसे हम कहते हैं, जैसे वेनेजुएला में अभी यूएस के साथ हो रहा है। फिर डब्ल्यूटीओ में इंडिया ने अपना स्टैंड रखा है कि अगर आप मतलब इनजस्टिस वे में अगर यहाँ पे काम होता है तो इंडिया इससे आउट हो सकता है। टेरिफ वॉर यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। तो ये सब वॉर की वजह से भी जो वॉर प्रीमियम है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या जियोपॉलिटिकल वॉर हो, गोल्ड पे एक प्रीमियम यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये 2026 की मैं बात कर रही हूँ। और एशियन इकोनॉमी में स्लो डाउन है, क्योंकि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी नहीं बढ़ा है और इतनी कोशिश के बावजूद, इतने स्टिमुलस के बावजूद भी चाइना में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से
वहां पे लोग गोल्ड खरीद रहे हैं और ईटीएफ खरीद रहे हैं। और जापान का आपने पढ़ा होगा कि जापान में शॉक्स है, वहां का भी स्लो डाउन का इश्यू है, वहां इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो एक ये भी रीजन, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जो गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे अगेन बढ़ने चाहिए। अब इसके अलावा क्या है, इकोनॉमिक रीजन के अलावा और जियो पॉलिटिकल रीजन के अलावा यहाँ पे कौन से रीजन है, वो रीजन है इंस्टीट्यूशनल और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। अब यहाँ पे एक सर्वे हुआ था, 88 सेंट्रल बैंक्स थे, उनमें सर्वे में उन्होंने 48 से लेके 55 सेंट्रल बैंक्स ने बोला कि स्टिल वी विल बाय गोल्ड। मतलब इतने रिकॉर्ड हाई प्राइस पे भी वो बोल रहे हैं कि हम गोल्ड बाइंग करेंगे। तो 2026 में भी उनकी प्लानिंग है गोल्ड बाई करने की। तो सेंट्रल बैंक्स विल रिमेन द बायर। अब ईटीएफ में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैली कैचअप करेगी। जबकि पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो में क्या डेंट आया है, पोर्टफोलियो में डेंट आया है बिटकॉइन का गिरना बाहर में, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं, और इक्विटी मार्केट का थोड़ा स्लगिश होना, एशियन इक्विटी मार्केट का, इसने भी यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को काफी ज्यादा एक अपसाइड दिया है। और मुझे नहीं लग रहा कि 2026 में भी इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा जंप आएगा, लेकिन हाँ, इंडियन इक्विटी मार्केट यहाँ पे इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो जब बात इक्विटी मार्केट की हो रही है तो एक कंपैरिजन बनता है इक्विटी मार्केट से गोल्ड का कि वो किस तरीके से स्टेबल होती है। तो जब भी आप देखेंगे, ये 2016 से लेके 2000 सितंबर 25 तक का एक कंपैरिजन है। और इसमें मैंने लिया है क्या, मैंने लिया है एमसीएक्स गोल्ड और निफ्टी 50 यहाँ पे लिया है। तो निफ्टी 50 आपको ये रेड वाला है और ये ब्लू लाइन डिपिक्ट कर रहा है गोल्ड को। अब आप देखेंगे ब्यूटीफुल निगेटिव कोरिलेशन है दोनों ही का, मतलब काउंटर का, हालांकि दोनों बढ़ते हुए रेंज में है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी ने बढ़त दिखाई है तो गोल्ड गिरा है, यहाँ निफ्टी की बढ़त है, यहाँ पे गोल्ड गिरा है। अब यहाँ पे गोल्ड बढ़ रहा है तो निफ्टी कम उसमें बढ़ रहा है, और पहले यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे एक करेक्शन दिखाया था। तो ये निगेटिव कोरिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना होगा। अगर आप इक्विटी में भी ट्रेड कर रहे हैं तो जब भी आपको लगे कि अब इक्विटी में यहाँ पे करेक्शन आ रहा है तो आप अपना चयन कर सकते हैं गोल्ड में। अगर आपको लगे कि गोल्ड कंसोलिडेशन मोड में अब ट्रैप हो गया है तो आप देखिए, अगर निफ्टी में आपको मौका मिलता है तो आप इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो सकते हैं। ये चीज है सीजनैलिटी इंडेक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम हैं यहाँ पे दिसंबर महीने में, और जनवरी से दिसंबर में देखेंगे ये 15 साल के एवरेजिंग को निकाल के ये सीजनैलिटी इंडेक्स बनाया गया है। इसमें आप देखिए नवंबर से लेके दिसंबर तक बड़े शार्प से सिल्वर प्राइसेस यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सिल्वर में अभी आपको एक अपसाइड मूव जो है वो रहेगा, करेक्शन फिलहाल नहीं आएगा, और ये अपसाइड मूव आपको रह सकता है फरवरी तक। और फरवरी के बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा फरवरी मार्च में। जो लोग यहाँ पे वेबिनार जिन्होंने ज्वाइन करा है कि करेक्शन आएगा और कब एंट्री मिलेगी, तो आपको ये समय में आपको एंट्री मिल सकती है। फरवरी टू मार्च आपको वेट करना होगा, चाहे आप फिजिकल लेना चाहते हैं, ईटीएफ लेना चाहते हैं, डेरिवेटिव में लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये फरवरी मार्च जो महीना है ये आपको एक करेक्शन का महीना रहेगा, और उस महीने में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, 10-15% भी आता है तो आपको क्विक एंट्री करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको कॉमिक्स और एमसीएक्स का सिमिलरली चार्ट दिखाया गया है कि ये सीजनैलिटी के साथ कैसे यहाँ पे ट्रेड करता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉमिक्स गोल्ड जो है वो स्टेबल हो जाती है अपना सितंबर अक्टूबर नवंबर में, जबकि हमारा गोल्ड में ज्यादा मूव आता है क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है, आईएनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट होता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में खास करके एमसीएक्स गोल्ड ज्यादा यहाँ पे ट्रेड करता है अपसाइड में, और ये आपने अभी भी यहाँ पे ट्रेंड देखा होगा। तो दिसंबर में यहाँ भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, और यहाँ भी एक करेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं फरवरी टू मार्च में, या एक कंसोलिडेशन आपको आ सकता है अप्रैल टू जुलाई। और यहाँ पे आपको हल्का एक दबाव रहेगा, वहां पे आप एक बारी गोल्ड में भी एंटर कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है। और जिनको यहाँ पे डेली बेसिस पे करना है, डेरिवेटिव मार्केट में करना है, उनके लिए हमारी रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटेजीज जो है वो है। अब यहाँ पे टूल्स मैं दिखा रही थी कि टूल्स क्या क्या अवेलेबल है जो नए हैं इनके लिए। ये वाला स्लाइड है कि हमारे तीन मतलब कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सिल्वर मिनी है, माइक्रो है। टिक साइज आप देख रहे हैं कि 1 रुपए पे आपको 30, एक पॉइंट मूवमेंट पे आपको 30 रुपए आता है और जाता है। और इसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो खास बात यह है कि ऑप्शंस में मेगा और मिनी दोनों है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ऑप्शंस की बात मैं कर रही हूँ तो मुझे एक चीज आपको और बताना है। इस बार ऑप्शंस में रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ने बहुत अट्रैक्ट करा है। जितनी हाई वोलाटिलिटी रहेगी ना, उतना ऑप्शन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब यहाँ पे टूल्स अवेलेबल इन एमसीएक्स किस में, तो गोल्ड में लगभग यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 4 दिए हैं यहाँ पे। और ये चारों कॉन्ट्रैक्ट जो है आप कम से कम मतलब कि मार्जिन के साथ भी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ को आपको मेगा और मिनी है। अब ये हमारा जो सेक्शन है, ये सेक्शन मैंने रखा हुआ है, आउटलुक का सेक्शन रखा हुआ है कि यहाँ पे अब आउटलुक क्या है, क्योंकि बातें तो हो गई हैं कि ये चीजें हुई हैं यहाँ पे 2025 में, अब हम बात 26 को लेके करेंगे।
26 को लेके करेंगे तो क्या है कि 80% का हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देख लिया है एमसीएक्स गोल्ड की अगर बात की जाए तो। अब जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि आप देखिए बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड यहाँ पे बढ़ा है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन के बाद बढ़ा है। तो ये तो बिल्कुल वर्टिकल मूव है, लेकिन ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। और ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन था बहुत बड़ा, ये वाला जो जोन था, ये ग्रीन बॉक्स में जो है, इस जोन के बाद हम लोगों ने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। और अभी क्या है ना कि ये जो कमोडिटी है अभी, ये आपको 50 डेज का ईएमए है, और ये यहाँ पे 200 डेज का ईएमए है। अभी ये जो क्रॉस है 50 डेज ईएमए ऊपर है और 200 डेज का ईएमए अभी नीचे है। जब तक ये इस ट्रेंड के साथ ट्रेड करता रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। और ईएमएस क्या है ये जरूर ध्यान में रखिएगा, अभी 1,06,000 का है और 200 का यहाँ पे बन रहा है 76,000 का। अब राइजिंग वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा है। देखिए ये जो ब्रेकआउट आया था ये राइजिंग वॉल्यूम के साथ था, और आपको भी पता है कि जब ईयर एंड आता है तो वॉल्यूम थिन होती है, नहीं तो ये जो राइजिंग वॉल्यूम के साथ बढ़ना है ना, हेल्दी ट्रेंड को अब यहाँ पे बताता है। अब यहाँ पे है कि ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पे आरएसआई भी यहाँ पे 85 से ऊपर है, तो एक करेक्शन होना चाहिए। तो करेक्शन कहाँ तक रहेगा? करेक्शन मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1,28,000 तक यहाँ पे हो सकता है, और 1,18,000 को फिलहाल अभी नहीं मानिएगा, क्योंकि 1,28,000 के बाद अगर वीकली क्लोजिंग होती है तभी आपको ये लेवल्स यहाँ पे मिलेगा। और रेजिस्टेंस मैंने अभी ज्यादा बड़ा नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आई है। 1,40,000 1,45,000 का रेजिस्टेंस है, और आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। और 2026 में अगर आप कहेंगे कि ओवरऑल 2026 का क्या व्यू है, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में गोल्ड ने 15% के सीएजीआर से रिसेंटली यहाँ पे एक रिटर्न दिया है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कितनी मूव यहाँ पे आ सकती है। तो अभी भी वहां पे 1,65,000 तक का जो एक चांसेस है वो बन रहा है आपको गोल्ड प्राइसेस में। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि आपको ये 2,25,000 2.25 लाख तक तो ये जा चुका है, और 156% का यहाँ पे एक रिटर्न है। और रिटर्न के बाद मुझे लग रहा है कि अभी भी ये भी ईएमए से ऊपर है। और सपोर्ट लेवल 2 लाख है और 1,86,000 है, 2 लाख एंड 1,86,000। रेजिस्टेंस यहाँ पे 2,30,000 2,45,000 यहाँ पे है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो अभी आपको इसको ही मान के चलना चाहिए। और 2026 अगर हम पूरा ले लें कि 2026 में कैसी मूव होगी, तो मुझे लग रहा है कि 2026 में हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर जो है, हमने 75,000 से लाख आता देखा, लाख से 2 लाख आता देखा, और 2 लाख से 3 लाख वाला रेंज आता हुआ हम 2026 में देख सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स में यहाँ पे डाल रही हूँ जो ताकि आप उसको रेफर करें। mcxindia.com है, सेबी का है, investing.com पे बड़े अच्छे चार्ट्स आते हैं और न्यूज आती हैं, बादशाह.com पे मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगी। और सीएमए ग्रुप है, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेंड लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूजीसी का आपको यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूजीसी जो है ये यहाँ पे आपको पूरा जो फिजिकल मार्केट है और निवेश वाला मार्केट है उसको यहाँ पे दिखाता है। अब ये बात तो हो गई, एक प्रेजेंटेशन की बात हो गई कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें थी। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि ऑप्शन जो है वो हम बाहर के मार्केट को ले रहे हैं। बाहर के मार्केट को लेते हुए मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में हम कैसे कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक बारी आपसे फिर से स्क्रीन शेयर ही करना चाहूंगी, और बार चार्ट के थ्रू मैं दिखाना चाहूंगी। एक वेबसाइट है ये जो मैंने आपको रेफर करा है, अगर आप देखेंगे ये है barchart.com। और यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट आप कमोडिटी कर दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज है वो आ जाती है। आप यहाँ पे गोल्ड ले सकते हैं। आपने यहाँ पे गोल्ड ले लिया, तो गोल्ड ले लिया तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? गोल्ड का फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है, और इसमें बड़े बाद की कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको देखने को मिलते हैं 2030 का, 31 का। तो आपको इससे ट्रेंड देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो स्पॉट मार्केट है 4488 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि स्पॉट मार्केट $4,500 से नीचे जा चुका है। अपना जो जनवरी फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी ट्रेड हो रहा है ये $45-15 के करीब ट्रेड हो रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा हम उसको लेके चलेंगे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखना क्या है, जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे आपको चल रहे हैं कॉन्टैंगो में। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कॉन्टैंगो में चल रहे हैं, यानी कि 31 तक आपको ये मार्केट है ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है, यानी कि कहीं भी आपको डाउनसाइड देखने को नहीं मिल रहा है।
ये एक बहुत बड़ा वो है, मतलब कि इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कमोडिटीज के प्राइसेस कहाँ जाएंगे। तो जब आप बाहर का मार्केट देखते हैं, मैं आपको बाहर का मार्केट ट्रेड करने के लिए क्यों, मतलब देखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप एमसीएक्स करेंगे तो आपको क्या होगा कि 6 महीने का 6 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप सीएमई, जिसको एमसीएक्स यहाँ पे फॉलो करता है, जब वहां पे आप रेफर करते हैं, तो वहां पे आपको 31 तक का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मिल रहा है, और वहां तक आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड क्या है। तो जो ट्रेंड अभी $4,500 के करीब है, वो आपको 31 में कितना दिखा रहा है, $5367। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको लॉन्ग टर्म निवेश यहाँ पे बने रहना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। ये आप यहाँ पे ध्यान देके चल सकते हैं। अब हम आएंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं जा रही हूँ ऑप्शन कोर्ट्स में। आपको ऑप्शन कोर्ट्स में आना है। सबसे पहले आप ऑप्शन कोर्ट्स में आएंगे तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब हो रहा है, 27 जनवरी। अब 27 जनवरी हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, नियर द मनी को कर देंगे हम 50 स्ट्राइक्स कर देंगे। 50 स्ट्राइक्स कर दिए। और आपको इसका जीस्ट देखना है, तो सबसे पहले आप नीचे आके भी देख सकते हैं, पुट का प्रीमियम कितना है ये आपके सामने है, कॉल प्रीमियम कितना है ये आपके सामने है। ये इमेजिनेशन से बाहर की प्रीमियम्स है, और आपको कहने की जरूरत नहीं है जो कॉल का प्रीमियम कितना हायर साइड ट्रेड हो रहा है। तो देयर इज नो सिग्नल ऑफ करेक्शन टिल नाउ। जब तक ये यहाँ पे ये बढ़ना शुरू नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पे करेक्शन की बात नहीं कर सकते हैं। और जब पुट का ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे इन टोटल, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे इन टोटल, तो ये भी अभी 0.82 है, यानी कि एक मतलब अगर मान लीजिए कि एक पुट है, तो उसके बिहाफ पे आपको इतना कॉल ऑप्शंस खड़े हैं। तो कॉल ऑप्शंस जो ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी, वो अभी ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट ऑप्शन, पुट के ओपन इंटरेस्ट में। तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल ऑप्शन पे आपको ज्यादा है, तो ये बता रहा है कि अभी भी आप यहाँ पे बुलिश साइड रह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसमें हम ट्रैक करते हैं, और इससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बड़े अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक देखेंगे कि अभी प्राइसेस कितना आ रहा है गोल्ड का। गोल्ड मैंने इंटरनेशनल मार्केट ले लिया, मैंने देख लिया कि ठीक है, सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितना है, 4515 है। हम आ गए यहाँ पे गोल्ड के इस पे। अब हम बिल्कुल एट द मनी लेंगे 4515 वाला, 4515 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, और ये तो है। ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ दिख रहा है, किस स्ट्राइक पे दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है फिलहाल अभी 4600 पे दिख रहा है। तो यहाँ तक मार्केट को जरूर आना चाहिए, और ये आपको पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख सकता है 4600। या 4600 के बाद गुंजाइश बन रही है और जाने की, ये देखिए 4750 तक, 4750 तक भी यहाँ पे पोजिशन बने और ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी कि आपको लॉन्ग टर्म में 2026 में मान के चलना होगा कि प्राइसेस एक बार 4750 के करीब भी हिट कर सकता है। कि अगर हम पुट साइड में आएंगे, तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा कि सपोर्ट कहाँ पे आएगा, हम फाइंड आउट करते हैं ना कि कहाँ गिरेगा। तो टेक्निकल चार्ट पे देखना अलग बात है, पोजीशंस कहाँ बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोजीशंस आपको बनी है कहाँ पे, अभी तक आपको कहीं पोजीशंस बनती हुई बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी। बहुत छिटपुट यहाँ पे एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। पोजीशन सीधा बनी है 4300 पे। यानी कि कोई भी करेक्शन होता है तो $200 तक का करेक्शन आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए, कि इतना माइट भी यहाँ पे आता हुआ आप देख सकते हैं। ये गोल्ड की बात हो गई। मैं धीरे धीरे आराम से बोली हूँ ताकि आप इसको मतलब समझ जाइए, और जो लोग ऑप्शंस में करते हैं उनके लिए एक टूल बन सकता है। अब आप बोलेंगे कि सिल्वर का क्या है। सिल्वर में चलते हैं, देखते हैं सिल्वर। सिल्वर में आपको बड़े वियर्ड ट्रेंड्स दिखेंगे जो मैंने इतने सालों में नहीं देखा है। जो बट वियर्ड मैम मैं ये ट्रेंड है चाहूंगा कि एक बार ऑडियंस से भी पूछ लिया जाए कि आखिर जो मैम ने अभी तक डिस्कस किया पिछले 30 मिनट के अंदर, आई होप सो कि आपके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहा होगा। जी, वो अगर ज्यादा गोल्ड, इंपॉर्टेंट है। हाँ, गोल्ड के अलावा अगर आपको लगता है सिल्वर में भी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ मैम अभी भी कनेक्ट है। अगर आपका सवाल है तो प्लीज आप Q&A में अपना सवाल रख सकते हैं ताकि मेरे जरिए से आप मैडम से सवाल पूछ पाएंगे। प्लीज मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल। तो अब सिल्वर में हम देखते हैं, सिल्वर में हम लोगों ने, फिर मैं आपको फॉरवर्ड कर दिखा रही हूँ। फॉरवर्ड कर दिखाएंगे तो ये $72 है। अब यहाँ पे बड़े लोग बोल रहे हैं कि बहुत भारी क्रैश आएगा, अब $35 $40 यहाँ पे सिल्वर आ जाएगी। डर के भी रहना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में आप डरेंगे, आप पढ़ेंगे, आप जानकारी को जुटाएंगे, ये बहुत बड़ा एक वो है, तो डरना जरूरी है वाली बात है। $72 हमारा स्पॉट है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बात का 26 का, पूरी 26 का ही ले लेते हैं, पूरी 26 में क्या है।
$74 ये दिखा रहा है। यानी कि एक बार तो आपको गिरावट आ रही है, कब आ रही है? नवंबर में आ रही है। कहाँ से गिरावट शुरू हो रही है? सितंबर मंथ के बाद गिरावट है, लेकिन दिसंबर आते आते ये फिर बढ़ गया। अगर हम पूरा थोड़ा सा 2 साल 3 साल लेके चले तो क्या मूव आ रही है? 30 तक ये $78 दिखा रहा है। यानी कि इसमें भी जो प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कर्व जो है वो आपको प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। अब इसके ऑप्शंस में हम जाएंगे, सबसे जो महीना है जो कि सबसे अग्रेसिव है यहाँ पे, सबसे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ये है